लीजिए, अब प्रस्तुत है इस समय कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज इसके अंतर्गत सुनते हैं राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक दिनेश कुमार दास से अलका प्रियदर्शनी की बातचीत। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक विशिष्ट मेहमान दिनेश कुमार दास। फिलहाल गया में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जाने माने संगीत मर्मज्ञ, कलाकार और कला मर्मज्ञ प्रोफेसर CL दास के सुपुत्र हैं और इनका पूरा परिवार संस्कृति के संरक्षण में लगा हुआ है। खुद भी तबला बजाते हैं, कविताएं लिखते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। यानी कि एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व से आज आपको हम मिलाने जा रहे हैं जिनकी बातों से निश्चित रूप से हम सबके ज्ञान में वृद्धि होगी और मनोरंजन भी होगा। तो दिनेश कुमार दास जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में। नमस्कार। आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जहां कला की विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके संरक्षण के लिए लिखा जाता है। आपकी बहनें जुड़ी हुई हैं परफॉर्मिंग आर्ट से, तो ऐसे माहौल में बड़ा होना कैसा था? कुछ अपने विषय में बताएं। जरूर, मुझे भी लगता था कि मैं किसी आर्ट फॉर्म में ही आगे बढ़ूं, लेकिन फिर बाद में पेंटिंग में करता था। लैंडस्केप पेंटिंग्स में चाइल्डहुड से कर रहा था, तो लैंडस्केप पेंटिंग्स में नेचर मुझे बहुत फैसिनेट करते थे, ट्रीज के फॉर्म्स। और उसके बाद फिर हमने बहुत चाइल्डहुड में कुछ बांस के जो बी कटिंग्स होते हैं उस पे मैंने बर्ड्स बनाए थे, बहुत ही कलरफुल थे। डिफरेंट बर्ड्स ऐसे आपस में बैठे रहते हैं, उनकी एक एक्टिविटीज रहती है, वो चीजों को मैंने बनाया था और लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और फिर वो बहुत दिनों तक नहीं कंटिन्यू कर पाया क्योंकि वो फ्रिजाइल मटेरियल थी, लेकिन नेचर से मेरा फैसिनेशन बहुत ज्यादा रहा। तो जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा था तो 2-3 ऑप्शंस थे, तो उसमें एक फॉरेस्ट वाला ऑप्शन था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं नेचर के नजदीक में रहने का मौका लगेगा। और ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि सही में मुझे नेचर के नजदीक में रहने का मौका लगा। मैं यूनाइटेड बिहार में उड़ीसा बॉर्डर में हाई फॉरेस्ट, जहाँ पे सरंगा का फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत अरसे तक रहा। तकरीबन 15 इयर्स झारखंड के एरिया में गुजारा। फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास में रह पाया। इधर बिहार के ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स में किशनगंज और अररिया का जो वो एरिया में रह पाया, तो मैं नेचर के नजदीक रह पाया। तो कहीं ना कहीं नेचर और प्रकृति और आर्ट ये बहुत अलग चीजें नहीं है, वो जुड़ी हुई चीज है। आर्ट आती ही है नेचर से, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे पेंटिंग हो। सारी चीजें जो है वो, जैसे आप रागास के बारे में सुनेंगे तो वो क्या है, मारू बिहार, मरुभूमि का वो लैंडस्केप है, वो उस पे है। राग पहाड़ी तो हिल्स का है। राग भटियाली तो वाटर बॉडीज बहुत बड़े, जैसे बांग्लादेश के इलाके में नाविक लोग जो चांदनी रात में अपना नाव खे रहे हैं, उससे जो म्यूजिक निकलती है। तो अल्टीमेटली इट्स नेचर, वो प्रकृति ही है जो कि कला की सारी विधाओं का कहीं ना कहीं वो स्रोत है, मूल स्रोत है, जिससे सारी चीज होती है। पोइट्री में भी आप देखेंगे, अब क्लाउड्स पे पोइट्री शैली ने लिखा है। पंत जी ने भी बादल कविता लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का 7 छोटे छोटे खंडों में बादल राग है, वो इतना रिदमिकल है कि लगता है जैसे कि वो पोइट्री कम हो और वो कोई म्यूजिकल पीस हो, ऐसा है। तो अल्टीमेटली ये नेचर आपको सोर्स है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं नौकरी करता हूँ, ठीक है, मैं जॉब करके नेचर को भी प्रिजर्व करने के, संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। ये मेरा चाइल्डहुड का, इसलिए मैं 3-4 चॉइसेस और थे कि मैं दूसरे जॉब में भी जाऊं, लेकिन मैं सारी चीजों को दरकिनार करते आई प्रिफर्ड कि नहीं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये मुझे मौका लगा था। आप जब बड़े हो रहे थे तो कला को आपने किस रूप में लिया? शुरुआत मेरी बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से कराई गई थी। फादर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। संगीतकार के अलावे यानी एकल वादन के लिए, सोलो प्लेइंग के लिए मैं भी कंप्लीट एक तबला प्लेयर के रूप में मेरी पहचान हो, ही वॉज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। इसलिए उन्होंने मुझे फर्रुखाबाद के घराने के बड़े उस्तादों से मुलाकात करवाई। उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब,
और उस्ताद मसीद खान साहब उनके वालिद थे। उसके अलावा लखनऊ घराने के उस्ताद आबिद हुसैन से, उनके जो लड़के हैं उनसे भी, अफाक हुसैन साहब से, सबों से मेरी मुलाकात करवाई। मैं थोड़ा शुरू भी रियाज भी किया फर्रुखाबाद घराने में, और मैं रियाज करते करते ये महसूस किया कि इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, मेंटल फिजिकल सब एनर्जी ज्यादा चाहिए, तभी एक जगह कायम हो सकती है। टेक्निकल एक्सपर्टीज, आपको जो तबला का बोलों का वर्णों का उच्चारण है, उस उच्चारण के लिए आपको नए तरह से आपको इजाद करना पड़ेगा। और जो घरानेदार लोग हैं उनके साथ कुछ प्लस पॉइंट्स रहते हैं, उनके घर में ही रचनाकार रहते हैं, मेरे को रचना दूसरे लोगों से लेनी होगी। तो ये सब चीज बातें जिसकी वजह से, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इसी बहाने मैं द वर्ल्ड ऑफ रिदम कितना बड़ा है पूरे ग्लोबल लेवल पे। हिंदुस्तान में अपने यहाँ तो तबला का जो है और भी जगह पे है, लेकिन तबला उसमें डिस्टिंक्ट एक पहचान रखती है। इतनी मेथोडिकल आर्ट है। वन तबला प्लेयर 1-1.5 घंटे का वो कंप्लीट तबला प्लेइंग कर सकता है, लाइक जैसे वोकल गाना होता है, ये तबला भी अपने आप में कंप्लीट है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। उसमें पौना, सवैया, ड्योढ़ा, वो बीट्स चलते हैं और इतना ब्यूटीफुल उसका कॉम्बिनेशंस बनता है। वो अपने आप में राग सुर से कहीं कम नहीं है, वो भी कंप्लीट है। तो इसी बहाने मुझे जानकारी इन चीजों की कि मेरी टेस्ट ग्रो कर गई। और मैं खाली वक्त में जब रहता हूँ तो मेरे पास इतनी नई मटीरियल रहती है सुनने के लिए, जानने के लिए। पुराने उस्तादों की तो रिकॉर्डिंग सब यूट्यूब में अवेलेबल भी हैं। अब नए नए जो लड़के लोग जो रियाज कर रहे हैं वो मेहनत वाली चीजें बहुत ज्यादा करते हैं। तबले का जो साउंड का जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया हो गया है। हालांकि जो रहती थी मीडियम साइज की 78 आरपीएम वाली 3.5 मिनट की रहती थी, और 45 वाली जो रहती थी आरपीएम वाली वो 7 मिनट की रहती है। उसमें कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स तबला के जो बड़े उस्ताद हैं वो 50s के जो उन लोगों की रिकॉर्डिंग्स है, उस्ताद अहमद छिरकवा साहब का है, अला रखा साहब का है, अमीर हुसैन साहब का है, किशन जी का है, किशन महाराज जी का, वो इतनी अच्छी क्वालिटी है साउंड की। हाँ, अभी तो बहुत इक्विपमेंट्स डिजिटाइज्ड हो गए हैं सारी चीज, स्टिल अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं वो अद्भुत एक चीज है। हाँ, तो तबला मैं थोड़ा बहुत कभी गाए बगाए, चूंकि मेरी सिस्टर रोज बजाती हैं, तो उनको जब कोई बढ़िया तबला प्लेयर नहीं मिलता तो मुझे वो सही लगते, तो मैं उनके साथ कभी कभी संगत करता हूँ। कुछ परफॉर्मेंसेस में भी संगत किया, मिल गया तो बजा लिया लोगों को। और एक थे कि डॉक्टर रमन बिहारी पटना यूनिवर्सिटी में स्टार हुआ करते थे, वो बांसुरी बजाते थे। तो वो जब कभी गुजरते थे तो वो अक्सर अरे ये तो इसका आवाज जो है तो बहुत एकदम प्रोफेशनल तबला प्लेयर जैसा, इसकी साउंड की क्वालिटी तो मेरे बहुत उत्साहवर्धक था वो चीज। इसी वजह से मेरी हजारीबाग में पोस्टिंग जो रही तो उसमें थोड़ा वर्किंग प्लान डिवीजन में था, तो थोड़ा टाइम मिल जाता था। हाँ, ज्यादा एकेडमिक वर्क था तो उसमें मैं रियाज कर लेता था। सुबह में उठ करके बढ़िया रियाज करता था। देखिए, क्लासिकल म्यूजिक में सबसे बड़ी बात यह है कि खालिश विद्या है, इसमें यू कैनॉट इमिटेट। जैसे पोइट्री में या स्पेनिश लिटरेचर का आपको आइडिया है तो वो आप हिंदी में डाल के दें तो हो सकता है कि वो आइडिया लोगों को नहीं मालूम है तो वो चल जाता है, खप जाता है, पेंटिंग्स में खप जाता है। एकमात्र क्लासिकल मौसीकी है, क्लासिकल म्यूजिक। हाँ, ये आइडिया बहुत दिनों पहले मेरे को लगा कि नहीं, इसमें कुछ अलग चीज है। इसमें आप उड़ाने वाली जैसी कोई चीज नहीं, जो आप करेंगे, जितनी मेहनत से शिद्दत आप टाइम देती हैं वही आपका आउटपुट होगा। तो मैं यहाँ पे जो हजारीबाग में बजाता था तो घर आकर सुना कि देखो मेरा नादिम दिन नकाशा है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी झलक बनारस के अनोखे लाल जी का है कि नहीं। हाँ, तो वो लोग कहते थे रे तुम तो कुछ बढ़िया रियाज को, ये मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक था। बस वो जगह एक दफा जो कायम है वो बस अब है। जी, शौकिया कलाकार के रूप में आपकी जगह बिल्कुल कायम है और अच्छी खासी जगह कायम है। जी, तो कला हो या प्रकृति हो, इन सब के बीच रहना आपको अच्छा लगता है। आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं, इसमें किस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जाता है? तो यूनाइटेड बिहार में
हमारे पूरे बिहार में 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे वानिकी के। फिर बिहार जब विभाजन के बाद वहाँ पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था नहीं, फिर फाइनली लोगों ने निर्णय लिया कि गया में वो पहाड़ी के नीचे में जहाँ पे ऑलरेडी पहले आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो उसी के इर्द गिर्द में नजदीक में बनाया जाए, तो ये अच्छा ही निर्णय है एक तरह से कहेंगे। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गया में जो बना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और फ्रंट लाइन स्टाफ्स जो हैं हमारे अग्रिम पंक्ति के जो वन कर्मी हैं, उसमें सबसे फर्स्ट रंग जो है पहला जो आप कह सकते हैं तो वो है वनरक्षी का, और उसके बाद उसके ऊपर वनपाल आते हैं, उसके बाद वनों के क्षेत्र पदाधिकारी जिन्हें रेंज ऑफिसर्स कहते हैं। तो इसमें 2 वनरक्षी एवं वनपाल, इसकी ये 2 की सुविधा यहाँ पे है। तो इसमें टेक्निकल जो इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, तो टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं ज्यादा करके। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस की जरूरत इस सर्विस में और सर्विसेज की तुलना में ज्यादा है। हिल्स पे चढ़ना है, जब तक आप आंख से देखेंगे नहीं, कान से वो खटखट की आवाज सुनेंगे नहीं, हाँ फिजिकल फिटनेस, हाँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली यू विल एक्ट। हाँ तो बहुत इंटीरियर में जाना पड़ता है, तो उसमें उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो हम लोग एक लगभग हम लोग का स्ट्रेस जो रहता है कि लड़का ठीक है सर्विस में आ गया, अपना पहले उसका कॉलेज लाइफ कुछ और रहा होगा, वो सारी चीजें, लेकिन अब इसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बेहतर होनी चाहिए। हमेशा 10-15 किलोमीटर चलने लायक, हाँ कुछ दौड़ करके भी कुछ कर सके। अपनी जंगल में बहुत सारी तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस पे हम लोग का खास तौर पे स्ट्रेस रहता है। फिर जो और ट्रेनिंग की जो डिसिप्लिनिंग वगैरह जो एस्पेक्ट्स हैं वो है। उसके अलावा जो टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वो अंडुलेटिंग टेरेन है, तरंगित थोड़ी जमीन है, पहाड़ी जैसी जगह है, उस जगह पे उसको नापना है कि कितना एरिया है, तो ये उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे नापे उस जगह पे। कोई रास्ता बनाना है, कोई पुलिया बनाना है, तो हम लोग एक फॉरेस्ट इंजीनियरिंग एक अलग टाइप की चीजें हैं जिसमें हो सकती है कि जो जनरल इंजीनियरिंग उतनी एक्यूरेसी ना हो, लेकिन वो काम के लायक जो अपने इंटीरियर्स में काम के लायक वो अच्छा खासा इंटीरियर में एरिया में भी वो बना लेता है। ये चीजें हैं। इसके अलावा बढ़िया वो नर्सरी कर सके, क्योंकि बढ़िया नर्सरी बढ़िया क्वालिटी का पौधा वो कर, निरोग पौधा शक्तिशाली पौधा करेगा तो वो फील्ड में लगाएगा तो बढ़िया रहेगा। ये सब चीजें हैं, ये सब। उसके बाद फर्स्ट लॉस हैं, कहीं पे कोई गलत काम करते, किसी ने इंट्रोस्टमेंट कर लिया, किसी ने कुछ गलत लकड़ी लेके जा रहा है जंगल से, कुछ गोंद वगैरह ही कुछ ले आया, जंगली जानवर लेके जा रहा है कुछ, ये सब के लिए अलग अलग लॉस है, सारी चीजें वो सब धाराएं, और इस ढंग से वो बना सके, उसका अपने केस को पुटअप कर सके कि कोर्ट में वो केस टिके। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लूपहोल्स हो जाए कि आपने थर्ड पार्टी किसी आदमी को क्यों नहीं बनाया, तो नहीं बनाया तो वो भी वजह थे कि जो है थर्ड पार्टी इसलिए कि वहां पे ऐसे आइसोलेशन में था कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, तो ये भी होनी चाहिए। तो ये टेक्निकल सारी चीजें हम इन लोगों को लैस करते हैं, इक्विप्ड करते हैं ताकि ये फील्ड में जाए, और सबसे ज्यादा कि इनका निष्ठा, सिंसियरिटी नेचर के प्रति, इसकी अहमियत वो समझें कि हाँ ये चीजें हैं। आपने वन कर्मियों की बात की, तो ये जो एक नया आयाम आ गया है कि अपराधी अब जंगल में घुसने लगे हैं, इसके लिए क्या आपके पास सुविधा है? देखिए, जाते पहले भी थे, जानकारी नहीं होती थी, अब जो है अब जानकारी हो जा रही है। अब हम लोग ये टेक्नोलॉजी की वजह से कहें, हम लोग का मोडस ऑपरेंडी काम करने का भी तरीका इस किस्म से हुआ। पहले जहाँ कम लोग थे पोस्टेड, वहाँ अब ज्यादा लोग पोस्टेड हैं, जिसकी वजह से अब नॉलेज हो जा रहा है, यानी घटना कहीं पे भी कुछ भी कोई कुछ कर रहा है जिसकी जानकारी हो जा रही है। दूसरी चीज, जंगली जानवर वाला काम पहले ज्यादा होता था। अभी मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताऊं, 2004 में डॉल्फिन देखने के लिए हम लोग 4 दिन तक परेशान रहे भागलपुर में। डॉल्फिन बहुत मुश्किल से, और 1-2 डॉल्फिन ही खाली हम लोग देख पाए, और हम लोग बहुत निराश लौटे। हाँ, अभी मैं बैच को लेकर के भागलपुर गया था,
तो फिर वहां पे एबंडेंस में इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली और डॉल्फिन का पानी से ऊपर बाहर निकलना, खाली उसके हम्प पीठ वाला इलाका और कुछ फिन दिखाई पड़ता है लोग। तो विक्रमशिला भागलपुर में एक विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन आश्रयनी, ये पूरे देश के लिए एक गौरव होना चाहिए। और 60 किलोमीटर का स्ट्रेच में सुल्तानगंज से कहलगांव तक के एरिया में वो आपका डॉल्फिन का वो एरिया है। दिस इज द एफर्ट, हम लोगों का जो प्रयास रहा, हम लोगों ने डॉल्फिन रेस्क्यू सेंटर्स 6-7 जगह बनाए पूरे स्ट्रेच में, मेजर यूजियारा वगैरह, वहां पे हमने लोगों को रखा। वो लोग रेगुलरली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो हम लोग का तरीका है, जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ के बचाने के लिए हम लोग जो रेगुलरली देखते कि मेरे यहाँ जो स्टॉक है, जो जंगली जानवर का स्टॉक है, ट्रांसिट फ्लाइट हम लोग करते हैं। डेली एक रास्ते पे 2-3 किलोमीटर गया, 2-3 किलोमीटर गया, तो अगर मान लीजिए उसका फ्रीक्वेंसी विजिबिलिटी की बढ़ गई तो वो लगता है कि नहीं इट्स बेटर। हाँ, अगर कम हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन। उसके अलावा हम लोग के जो इन्फॉर्मर्स हैं, फिर डॉल्फिन मित्र है, फिर पक्षी मित्र हैं, इन लोगों का इन्फॉर्मेशन, तो हमें लग रहा है कि जितना है इट इज ऑल टुगेदर सफिशिएंट। टाइगर अभी कम दिखने लगा, अब दिखने लगा तो नाउ वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो वो उसका अवेयरनेस वाला भी प्रोग्राम, जिसपे की मिट्टी बह गए थे और कटिंग हो गई थी, खाली ठूठ जो है सो सखुआ का बचा हुआ था। पूरे रॉक्स में ठूठे में से पोल क्रॉप जो है जंगल जैसा उग के चला। अब बताएं कि